अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करेंगे। 2009 से शुरू करते हैं। 2009 में इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनाई गई जहांगीर बदर साहब की सरबराही में। बहुत हद तक उस पर काम हुआ, लेकिन जब पीपल्स पार्टी का टेन्योर ख़त्म हुआ तो उसके हवाले से कोई काम नहीं हो सका। 2013 के इलेक्शंस के बाद जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 126 दिनों के धरने के बाद 25 जुलाई 2014 को इंतखाबी इस्लाहात की ये कमेटी बनाई, जिसकी सरबराही इसहाक डार साहब कर रहे थे, और उसकी फर्दर सब कमेटीज़ बनाई गई जिसकी सरबराही जैद हामिद साहब कर रहे थे। लेकिन इस कमेटी ने 23 माह तक कोई भी काम नहीं किया, कोई खबर सामने नहीं आती थी, कोई पेशरफ्त, कोई बेहतर आइडिया, कोई मेहनत सामने नहीं आती थी, बल्कि अटेंडेंस के इशूज़ होते थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में इस बात पे झगड़ा कर रही होती थी कि फ़लाँ के बंदे कम आते हैं और फ़लाँ के बंदे कम आते हैं। 23 माह ज़ाया करने के बाद 20 दिसंबर 2016 को एक ड्राफ्ट पेश किया गया, इलेक्शन बिल 2017 पेश किया गया और ये कहा गया कि 4 माह की फ़ीडबैक के बाद, मुशावरत के बाद हम इसके हवाले से कानून साजी करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। पहले ही इस ड्राफ्ट को 2 साल की कंसल्टेशन, मुशावरती अमल और 70 से ज़ायद सब कमेटीज़ की मीटिंग्स के बाद पेश किया गया, लेकिन होमवर्क इतना स्लो था, इतनी सुस्त रवि से हमने देखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू जिस पर सबसे ज़्यादा धरने हुए हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली, उस पर जब इवेंचुअली कमेटीज़ बनी तो उनका काम कितना सुस्त था। अब 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी को एक ख़त लिखा है कि आप इस काम को तेज़ी से सरअंजाम दें क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, और अगर आप लोगों ने कानून साजी ना की गई, ना वक्त पे की, तो जो हमें वक्त दिया जाएगा हम उस पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजूहात हैं? पीपल्स पार्टी और PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब का मौक़िफ़ इंडिविजुअली बिल्कुल अलग अलग है। अपोजिशन को लगता है कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को लगता है कि अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की गलती है, और इलेक्शन कमीशन ही कहता है हमारी गलती नहीं है, आप हमारे सामने कानून तो रखें, फिर हम इस हवाले से काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हम आज का प्रोग्राम करेंगे। इस हवाले से मैं सब प्रोग्राम में बात करने के लिए इरशाद अहमद आरिफ ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ हैं, सजाद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, इज़ वेरी ब्लंट एंड बोल्ड कॉलमिस्ट। अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब कॉलमिस्ट हैं, 92 न्यूज़ के लिए लिखते भी हैं। खालिद मसूद साहब कॉलमिस्ट हैं, मुझे मुल्तान से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इरशाद साहब, मुझे बताएं कि क्या मसला है जो इस पूरे प्रोसेस को थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद आहिस्ता कर देता है, और एकदम से हमें होमवर्क देखने को मिलता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कौम का भी वक्त ज़ाय किया जाता है और मीडिया का भी। देखिए, मौजूदा जो इंतखाबी निज़ाम है वो हमारी बड़ी सियासी पार्टियों को और उनके इलेक्टेबल्स को सूट करता है। इसमें पुलिस का, इसमें इंतज़ामिया का, इसमें बाकी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका कोई ना कोई किरदार किसी न किसी हवाले से बनता है। और फिर एक कवानीन जो मौजूद हैं वो ये हैं कि जब कोई इलेक्शन का तनाज़ा हो तो कानून ये है कि वो 4 माह में तय होना चाहिए, लेकिन ये 5-5 साल तक तय नहीं होता। कानून ये कहता है कि अदलिया ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन नहीं करेगी, लेकिन अदलिया मुदाखलत करती है और स्टे पर 3-3 साल 4-4 साल MNA गुजार लेते हैं। कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है कि एक आदमी जो धांधली से मुंतखब हुआ है, बेज़ाब्तगी हुई है, अगर वो 4 साल 5 साल मराद लेता है तो उसको वापस करनी पड़े। कोई कानून इस मुल्क में मौजूद नहीं है कि अगर ये साबित हो जाए कि इसमें धांधली हुई है और इसमें ROs का या इलेक्शन अमले का कोई किसी किस्म का किरदार था तो उनको कोई सज़ा नहीं मिल सकती। इसका फ़ायदा इलेक्टेबल्स उठाते हैं, हमारी सियासी जमातें उठाती हैं। इसलिए अव्वलन तो एक नीयत का मसला है कि वो चाहती नहीं है कि इंतखाबी इस्लाहात हों, लेकिन जब ये 2014 में धरने का ऐलान हुआ तो उस वक्त एक कमेटी बना दी गई, उसमें तहरीक इंसाफ को भी रख लिया गया। पहले तहरीक इंसाफ उसमें शामिल ही नहीं हुई, 3-4 महीने 5 महीने तो उसने ज़ाय किए। उसके बाद भी ये काम शुरू हुआ तो ये सोचे बग़ैर कि इस वजह से 1977 की तहरीक चली, इसी वजह से 1985 से लेकर 2002 तक और 2008 तक के हर इलेक्शन पर तनाज़ा खड़ा हुआ। 13 में ये तनाज़ा इतना बढ़ा कि धरने की नौबत आई। ये जानने के बावजूद वो प्रोसेस तेज़ नहीं किया गया और ऐसी अमली इस्लाहात नहीं की गई जिसकी वजह से कौम को ये यकीन हो कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे वो वाक़तन आज़ादाना होंगे, वाक़तन गैर जानिबदाराना होंगे, वाक़तन शफ़ाफ़ होंगे
और किसी फरीक को किसी किस्म के एतराज़ का मौका नहीं लेकिन मिला। पिछले 3 साल में इरशाद साहब एक जो फ़र्क था जो 1977 के बाद हमने ये देखा कि अवाम को सज्जाद मीर साहब बहुत मोबिलाइज़ कर दिया था। सिर्फ ये तहरीक सियासी जमातों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसमें अवाम, मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये एक्सपेक्ट करी थी कि बहुत ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में। लेकिन इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहते हैं हमें कानून चाहिए, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को ब्लेम करिए, गवर्नमेंट ऑपोजिशन को ब्लेम करिए, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट का इंतजार कर रहा है इलेक्शन कमीशन को, इंडिविजुअल डिसीजन तो नहीं ले सकता। असल में देखें, दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम जैसे तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत, उसमें किसी कानून को पास करना आसान नहीं है। एक तो है एहतसाब और दूसरी है इंतखाबी इस्लाहात। हिंदुस्तान में ना हज़ारे नाम का बंदा 50,000 बंदे लेकर, सचमुच के 50,000 बंदे लेकर बैठा रहा काफ़ी अर्सा तक, लेकिन लोकपाल बिल जो है अपनी असल रूह के मुताबिक पार्लियामेंट से पास नहीं करवा सकता। अच्छा, ये सूरत हाल क्यों होती है? सूरत हाल इसलिए होती है कि वही इंटरेस्टेड ग्रुप होते हैं, उन्हीं के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिन्होंने कानून पास करना होता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि कह तो सब रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि अगर कोई ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई जो सचमुच फेयर और शफाफ इंतखाबात की ज़मानत बन गई, तो उनका क्या बनेगा? ये नहीं कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर सूरत में जीतेंगे, और ये नहीं कि सिर्फ वो इलेक्टेबल हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि उनका करिश्मा भी हो, उनकी शख्सियत भी हो, लेकिन ओवरऑल पार्टियों का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जीतने वालों ने इलेक्शन की एक ख़ास गेम बना रखी है, एक ख़ास उसकी साइज बना रखी है, और उसी के मुताबिक वो चलते हैं बरसों से, और अभी तक वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जिन लोगों का चूँकि वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन्होंने कानून पास करना है, मैं साफ कहता हूँ, और सबको पता है। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर पास कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? आप तो रो रहे धांधली हुई है। कल जिस तरह के कानून जब पास करेंगे, हर आदमी इतनी शराइत साथ लेके बैठ जाएगा जब कानून इस तरह का पास होना होता है, तो जिस तरह TRO पास नहीं हो सकते, तो कंसेंसस नहीं क्रिएट हो इस सकता, तरह कंसेंसस क्रिएट नहीं होगा। और अगर कंसेंसस क्रिएट हो भी जाए तो फिर आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करने का जो मैकेनिज्म है, देखिए कानून इन इटसेल्फ कुछ नहीं होता जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने की मशीनरी भी जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी पावरफुल ना हो। ये सारी चीज़ों का इकट्ठा करना और एक होना, मेरा ख्याल है शायद इन लोगों के लिए, बल्कि मुझे तो कभी कभी ख्याल आता है कि इनके जहन में है ही नहीं। जब ये सियासी बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन जहन में है ही नहीं रिफॉर्म्स नाम किसका है। बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक आप मेरा अभी अंगूठा लगवा लें और अंगूठा लगवा के मुझे इस तस्दीक करवा दें। आप यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जब ब्रेक के बाद तारिक सुहेल साहब से ये बात करेंगे कि जो ख़त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया है, उनका तो ये कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है, आप अपना काम तेज़ी से करें, और अगर एक ऐसा इशू जिस पर अभी तक लेजिस्लेशन ही नहीं हो सकी तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, फिर ECP अपना होमवर्क उस पर कैसे करेगा। इतने कम टाइम में क्या ये एक्सपेक्ट करना कि हम 2018 के इलेक्शंस में देखेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एक नया कानून हमारे सामने है या नहीं, या हम वक्त ज़ाया कर देंगे और इन इलेक्शंस में वही गलतियां दोहराई जाएंगी जो 2013 में देखी और फिर जो 2008 में देखी। ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। तारिक सुहेल साहब, मैं मुख्तसरन आपको बताती हूँ कि मज़ीद अभी क्या काम करना है इलेक्शन कमीशन ने। इनफैक्ट उन्होंने सारा ही काम करना है। उन्होंने अपना पोलिंग स्टाफ ट्रेन करना है, हल्का बंदियाँ करनी है, पोलिंग स्टेशंस की फ़हरिस्तें बनानी है, सियासी जमातों को इनलिस्ट करना है, इंतखाबी निशानात का इजरा करना है, और उन्होंने पाकिस्तान जैसी स्टेट में सिक्योरिटी के इंतजामात भी करने हैं। और सबसे अहम पॉइंट जिसके बारे में हमारा व्यूअर आमतौर पे एजुकेट नहीं होता, वो ये कि उन्होंने पॉलिटिकल फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, एक लीगल लिमिट सेट करनी है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इलेक्शन पे। क्या इतना वक्त मिलेगा इलेक्शन कमीशन को ये सब करने के लिए? वक्त तो मिलेगा, लेकिन मसला जिस तरह अभी इरशाद साहब ने और मीर साहब ने फरमाया कि दोनों में एक बात मुश्तरक थी कि नीयत का मसला है। अब नीयत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि पीपल्स पार्टी ने 4 साल में इस्लाहात नहीं की। हालांकि अगर हम इंडिया की मिसाल सामने रखें तो पाकिस्तान में ये काम 6 महीने के अंदर हो सकता है। काम ना होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ जितनी बड़ी पार्टियाँ इलेक्शन जीतती हैं, उनके पास ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो दबाव, दौलत, जो फिनांसिंग का भी आपने जिक्र किया,
ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके और सरकारी इदारों में जो उनके ताल्लुकात होते हैं उन्हें इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं। अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं तो उसके नतीजे में ये दबाव और दौलत का इस्तेमाल और ताल्लुकात का इस्तेमाल वो नहीं हो सकेगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि दोनों बड़ी पार्टियां, बल्कि तीसरी तहरीक इंसाफ भी इसी सफ़ में शामिल हो गई है कि ऐसी इस्लाहात नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से उनके जो ताकतवर उम्मीदवार हैं वो किसी दरमियाने दर्जे के या गरीब आदमी के गरीब उम्मीदवार से के मुकाबले में इलेक्शन हार जाएं और उनका वो सामने मेजॉरिटी में आना मुमकिन न रहे। तो नीयत नहीं है। और मुस्लिम लीग का मसला तो और भी टेढ़ा हो गया। ये इनके पास तो एक बहाना है कि जनाब पहले 1.5 साल तो हमें काम ही नहीं करने दिया गया, अब जब हम काम करना चाहते हैं तो ये पनामा लीक्स आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर ये भी तीनों जमातें, बाकी छोड़े, सिर्फ ये 3 बड़ी जमातें फैसला कर लें कि हमने इस्लाहात करनी है, तो ये 3 महीने के अंदर इस्लाहात हो सकती है। इस्लाहात करनी है, कोई पूरा दस्तूर, पूरा नया आइन तो नहीं बनाना है ना, छोटा सा फॉर्मेट है इस्लाहात का, उसमें चंद शिकें हैं। अच्छा, दूसरा मसला उन पर अमल दरामद का। इंतखाबी अखराजात पर पाबंदी की लिमिट तो पहले भी मौजूद है, लेकिन आपने देखा कि कहीं अमल नहीं होता, कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। वो तो इस्लाहात में नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने अलग से बनाना है कि ऐसा मैकेनिज़्म बने जिससे ये आदमी को पकड़ाई में आ जाए जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अब तो ये हो रहा है कि अगर किसी उम्मीदवार के अखराजात बहुत ज़्यादा हो तो वो ये कहेगा कि जनाब ये तो मेरे हामियों ने अपने तौर पर बोर्ड लगा दिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन उसका क्या करेगा? लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस तो करने के लिए भी कानून साजी रिक्वायर्ड है। खालिद मसूद साहब की तरफ जाते हैं। खालिद मसूद साहब, आप बताइएगा कि आपको लगता है कि नियतों का मामला है, क्योंकि 25 जुलाई 2016 से लेके 9 अप्रैल 2017 तक हम एक कौम की हैसियत से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और हमें इतना यकीन है कि सब नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। खालिद मसूद साहब, देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये नीयत का नहीं, ये बदनीयती का मामला है, मैं साफ कहूँगा। और इसमें जो 3 फरीक हैं इस वक्त, मैं अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें शायद तहरीक इंसाफ इस वक्त इतना बड़ा उसका रोल नहीं है। वो इसलिए कि बुनियादी तौर पे इसमें 2 स्टेक होल्डर हैं, एज ए पॉलिटिकल और एक एज ए टूल इलेक्शन कमीशन इसका स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों ने तकरीबन वही हिसाब किया हुआ है जो हम बचपन में किसी बच्चे को तंग करने के लिए स्कूल में ये करते थे कि उसकी चीज़ उससे छीन लेते थे और 3 दोस्त मिल जाते थे। अब वो हमारी तरफ, मेरी तरफ भागा, मैंने वो जैद की तरफ फेंक दी, जैद की तरफ वो भागा, जैद ने उसको बकर की तरफ फेंक दिया, बकर की तरफ भागा, बकर ने फिर मुझे दे दी। वो बच्चा बीच में पागल हो रहा है, तीनों की तरफ भाग के, और तीनों उसको जो 4 जो भी थे वो उसको तंग करते थे। उसको हम अपनी ज़बान में, उस स्कूल लाइफ में कहते थे हमने फ़लाँ को बिल्ली बनाया हुआ है। तो मसला यह है कि इस वक्त इन्होंने पूरी कौम को बिल्ली बनाया हुआ है, तीनों ने मिलकर, इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और बुनियादी तौर पे यह है कि ये जो पूरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है, ये जो भी पुराने हमारे जो सियासी खड़पेंच पार्टियां हैं, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया हुआ है और ये इस सिस्टम को बिल्कुल वैसे ही चलाना चाहती हैं जैसे हमारे पुराने जो गाड़ियों के मिस्त्री हैं, वो जब किसी गाड़ी का इंजन समझ जाते थे, जैसे मतलब टोयोटा का या सुजुकी का, और जो उनको इंजन समझ नहीं आता था तो उस गाड़ी के बारे में वो बड़ी बुरी राय देते थे कि ये गाड़ी नहीं पाकिस्तान में चल सकती। मसला सिर्फ ये था कि उसके इंजन की उनको समझ नहीं थी। ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने इस पूरे जो टेक्निक है इलेक्शन की, इसके पूरे इंजन के इची बीची और खालिद मसूद साहब, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि आपने सर एक पॉइंट मैं चाह रही हूँ कि आप उसकी भी वजाहत कर दें। आपने कहा कि बिल्ली बनाया हुआ है कौम को, क्या पीटीआई को भी बिल्ली बनाया हुआ है इन तीनों ने मिलके, या पीटीआई के पास इतनी सियासी ताकत थी कि वो पूरी दुनिया को के सामने एक धरना दें, बिलियन सो कॉल्ड बिलियंस का नुकसान भी करवाएं, चीनी सदर को नाराज़ करके भी भेज दें, तो उस जमात को आप इतनी आसानी से साइड पे कैसे कर सकते हैं सर? उनका तो पूरा कॉज था, वो चाहते तो पार्लियामेंट को साथ लेके चलते, पूरे पाकिस्तान को क्या पूरे एशिया को सड़कों पे लेके आ सकते थे अगर वो उस जुर्म और उस करप्शन को साबित कर सकते जिसका इंदिया, जिसका इशारा उन्होंने धरनों में किया। सर, पीटीआई को इतनी आसानी से हम इतनी स्पेस कैसे? पहली बात तो बीबी ये है कि जैसे भी अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब ने कहा कि देखें ना, आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने लिमिट मुकर्रर की हुई है इलेक्शन में सूबाई और कौमी की कि इतने पैसे खर्च हो सकते हैं। 2 इलेक्शन सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर में शहर में इलेक्शन हुआ अलीम खान का और अयाज सादक का,
उसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं। जो लिमिट थी वो तो शायद पहले दिन लिमिट उड़ गई थी उस इलेक्शन कैंपेन के शुरू होते। दूसरा इलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लोधरा में हुआ है जिसमें जहांगीर तरीन थे और सदीक बलोच थे, आप उस इलेक्शन को देख लें उसमें क्या बना। मसला ये है कि रूल्स हैं, रूल्स को कोई ना तो फॉलो करता है और ना उसको हुकूमत की कोई विल है या रिट है कि उसको कायम करवा सके। और जहाँ तक आपने बात की है तहरीक इंसाफ की, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि धरने में तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो इसी एक नुक्ते पर उस वक्त मनवा सकती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ थी वो भी धरने के दौरान डेस्परेट थी और वो अपना जो फोकस है और एम्फेसिस है वो एक पॉइंट पर रखने के बजाय, मतलब वो मल्टी जो उनके फोकस थे ना, उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, भी बड़ी हैरान कौन बात है कि अब जो इलेक्शन की हमारी जो पूरा सिस्टम है, इसमें मुल्तान से एक MNA है इसके मुस्लिम लीग नून के, उनके खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी हुई। 3.5 साल केस चला है, 3.5 साल के करीब। 3.5 साल में 83 के करीब 83-80 से ज़्यादा पेशियाँ हुई, 6 के करीब जज तब्दील हुए और लास्ट मंथ हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैं भी सिर्फ ये पूछता हूँ कि अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी तो ये पहली तारीख पे पता होना चाहिए था। मतलब 80 तारीखों के बाद अचानक पता चला है कि ये सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देख ले, जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने कहा, उन्होंने पूछा जी आपने मदरसे की सनद ली है? कह जी मदरसे की सनद ली है। कह रहे आपने कौन सी तफसीर पढ़ी है? उन्होंने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तफसीर पढ़ी है। मतलब अब हाइट हो गई, जिसे कहते हैं मदरसे के तालिब इल्म के, जिसने असन और शर्किया के 6 साल लगाए हो और वो कहे कि मैंने हज़रत नूह की तफसीर पढ़ी है, कुरान करीम की लिखी हुई। ठीक है खालिद मसूद साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं करना चाह रही, हम ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात और उसकी अहम नुकात तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीदा पे बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हाई कोर्ट के अहकामात के मुसावी होंगे। अगर ऐसा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन अपनी इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी एज एन इंस्टीट्यूशन को साबित कर सकता है। एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि 27वीं आइनी तरमीमी बिल के हवाले से भी सिफारिशात दी गई। नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए की फ़ीस भी बढ़ाई गई और कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्के में इंतखाबी अखराजात 40 लाख तक कर दिए गए, जो कि पहले 1.5 मिलियन थे, यानी कि 15 लाख। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक सूबाई असम्बली के हल्के में इंतखाबी अखराजात 20 लाख कर दिए गए, जो कि पहले 1 लाख थे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें पिछले 2 सालों में होमवर्क नहीं मिला, लेकिन उसके बारे में लिखा बहुत गया है। लोग जानना चाहते हैं कि ये कंट्रोल कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट तो इरशाद आरिफ साहब ये है कि आपके मुताबिक अब लीगल लिमिट कैसे सेट है, ये कॉज इनिशिएट कौन करेगा, इसको लीड कौन करेगा, इसके लिए कैसे मोबिलाइज़ किया जाएगा पार्लियामेंट को, कौन सी सियासी जमात को सूट करता है कि वो लीगल लिमिट सेट करवाने पे काम करे, क्योंकि सूट तो फाइनेंशियली तो किसी को भी नहीं करता, सबको अपने पैसे लगाने भी हैं और बचाने भी हैं, बट हु विल डू दैट? देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, या पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ ये मामला दरपेश है। इंडिया में ऐसा ही मसला था, इसी तरह के होते थे, सरकारी फंड्स भी इस्तेमाल होते थे, बाकी ज़राए नाजायज़ भी इस्तेमाल किए जाते थे, बल्कि वहाँ तो जो माफियाज थे वो भी असरअंदाज होते थे इलेक्शन पे। मुंबई के माफिया जो है, हुआ ये कि एक आदमी आया इलेक्शन कमीशन का सरबराह बना, जिसने कहा कि नथिंग डूइंग, नहीं होगा। उसने ये तक किया कि गालिबन वाजपेयी साहब थे या नरसिम्हा राव थे, वो हेलीकॉप्टर पे गए एक इंतखाबी हल्के में, वो हल्के से बाहर थे, वहाँ उन्होंने गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जनाब हेलीकॉप्टर के अखराजात भी आप बर्दाश्त करेंगे और ये जो गैस पाइपलाइन डाली गई है ये सारे के सारे अखराजात भी आपकी पार्टी देगी। ये आपने इसीलिए सब कुछ किया है, आप असरअंदाज हो सके। उसके बाद मामला ठीक हो गए। अगर एक लिमिट मुकर्रर करता है इलेक्शन कमीशन
16 लाख या 10 लाख या 14 लाख जितनी भी है रकम, तो उसकी पाबंदी कराए। उसका एक तरीका और भी हो सकता है कि ये इंतखाबी मुहिम बेहंगम तरीके से जिस तरह चलाई जाती है इसको आप रोक दें। इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में जलसे कराए, इज्तिमात कराए, तकरीबात कराए, पैसे सारे जमा हों, उसकी रोशनी में सबको मौका दिया जाए। पम्फलेट अगर आपने लगाने हैं, तकसीम करने हैं, उसका साइज़ मुकर्रर कर दिया जाए। ये कद-आदम होर्डिंग्स जो हैं जिस पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये इसकी पाबंदी, इस पे पाबंदी लगा दें। तो ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ख़ुद इलेक्शन कमीशन भी खुद कुछ नहीं करना चाहता। एक ब्लेम गेम है कि जिस सियासतदानों पे डाल दो। ऐसा क्यों है सजाद मीर साहब? क्योंकि जब हम टेक्निकल डिबेट में जाते हैं, जब हम इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं तो कानूनी ज़बान तो समझ में आती है, लेकिन जब आप लोग नियतों वाला एलिमेंट अंदर डाल देते हैं तो सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है। इलेक्शन कमीशन वो कंट्रोल कैसे हासिल करे जो कंट्रोल हम उसको खुद देना चाहते हैं? वो कैसे ले? वो देखें, हमें रियलिस्ट होकर सोचना चाहिए। अभी आपने बताया ना कि इलेक्शन के एक तरफ हम ये बात कर रौनक होते हैं कि इलेक्शन में बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है, और जो पैसा ज़्यादा खर्च करता है उसके नतीजे के तौर पे वो जीत जाता है या उसके जीत के इम्कान ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। इसलिए अखराजात, गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? रिफॉर्म्स। हम अखराजात को बढ़ा रहे हैं। क्यों? जो अखराजात हमने मुकर्रर कर रखे थे उनमें इलेक्शन नहीं हो सकता हमारे हालात में, हमारी सूरत। लेकिन सर ये उससे तो कम ही है ना जो ये लोग लगाते हैं। नहीं, 15, वो तो मैं बाद में आता हूँ। 15 लाख की बजाय 40 लाख कर दिए ना। ये तो शर्तें वैसे लगाई तो जहेज पे लगा रखी। जहेज इतना एक ज़माने में लगी थी, इतना नहीं, इतना होना चाहिए। या ये लगाई खाने पर 1 डिश हो। बहुत सी पाबंदियाँ हम ऐसी लगाते हैं जिस पर इम्प्लीमेंट करने का तरीका हमें आता नहीं, समझ नहीं आता है। आपने ये कर दिया कि मिसाल के तौर पर आपने पाबंदी लगा दी। अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। आप कह दें कि पार्टी खर्च करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। अफराद नहीं करेंगे, पार्टियां करेंगी। पार्टी फंड जो है उसको ऑडिट करें पहले। आप पार्टी फंड ऑडिट नहीं करते। पार्टी फंड इकट्ठे इसलिए किए जाते हैं, पार्टी की फंड चाहिए और 2 करोड़ रुपये दे दो, लीडर का पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद उसका हिसाब किताब को नहीं होता। आज तमाम पार्टियों के असासों की जो तफसील आई है अभी 2-3 दिन पहले, वो देख के नजर आता है कि इतनी गरीब पार्टियां इलेक्शन कैसे लड़ सकती है। पॉसिबल ही नहीं, वो सिस्टम नहीं चला सकती है। तो मेरा ख्याल में हम अनरियलिस्ट हैं। हमें रियलिस्ट होकर पहले एक स्ट्रक्चर पार्टियों का भी बनाना चाहिए, सियासी जमातों का, और उस स्ट्रक्चर के तहत इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अखराजात जो हैं उसका कुछ तरीका वजह करना चाहिए। बल्कि सर यूके में तो ये भी होता है कि आप मीडिया हाउसेस को पॉलिटिकल एड्स भी नहीं दे सकते, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे रूल है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और अगर आप ये करेंगे तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। सर आई हैव टू स्टॉप यू है। मुझे अहमद बिलाल महबूब साहब ने ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट रिटायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद साहब, आपने बार बार लिखा भी है और बोला भी है, आपने याद दहानी करवाई बार बार गवर्नमेंट को कि प्लीज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम कर लें। तो सर अभी तक वो क्या पेशरफ्त आप बताना चाहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, उस ड्राफ्ट को भी हम 4 महीने से वेट कर रहे हैं कि वो भी किसी कंक्लूसिव स्टेज पे पहुंच जाए? अहमद बिलाल महबूब साहब जी, देखिए ये एक तो पॉलिटिकल इत्तफाक राय का मामला होता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय किसी मौजू पे हो पाए। असल में बड़ी वजह तो ये रही है इस ताखीर की, लेकिन दूसरी वजह यह है कि मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विल बहुत कमज़ोर है। कोई भी नहीं समझता कि ये इंतखाबी इस्लाहात को बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेंगी इंतखाबात के निज़ाम में। तो ये दूसरी पॉलिटिकल विल की कमज़ोरी बड़ी वजह है इस ताखीर की। देखिए 3 महीने का वक्त दिया गया था इस कमेटी को, इसने 2.5 साल के करीब वक्त ले लिया, लेकिन अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे तो पॉलिटिकल विल है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ कि अगरचे इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी है, मुसलसल होती रहनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी इंतखाबी इस्लाहात हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, वो हो चुकी हुई हैं। अब असल में बड़ा मसला उनके ऊपर अमल दरामद का है। पिछले इंतखाबात के बाद जो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था, उसने बहुत बड़ी कोई रिगिंग की कोई इल्ज़ामात को तो दुरुस्त नहीं पाया था, लेकिन बद इंतज़ामी के 40 ऐसे बड़े पॉइंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो बद इंतज़ामी के ज़ुमरे में आते हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात अच्छी तरह से नहीं हुए थे। तो अब असल में फोकस करने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से फिर वो तमाम इदारे जो इससे मुंसलिक हैं वो उन 40 नकात के ऊपर फोकस करें, अपने पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग करें, अपने आरओज़ की ट्रेनिंग करें,
अपने इंतजाम को बेहतर करें, रिकॉर्ड की। अहमद साहब, इस बारे में भी वजाहत कीजिएगा कि आप इंक्वायरी कमीशन 2013 इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सर उसका जो इंक्विजिटोरियल एलिमेंट था उसको तो इस्तेमाल नहीं किया ना तब की अथॉरिटीज़ ने, लेकिन क्या उससे कुछ सबक सीखा? उसमें से कुछ मवाद आपको नज़र आता है इस ड्राफ्ट में, उसके कोई हेल्प और गाइडेंस? क्योंकि जो मैंने पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि कुछ उन एग्जाम्पल्स को शायद कोट करने की कोशिश की गई है। नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत उसमें सबक है, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन के लिए, बाकी लोगों के लिए भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए उस कमीशन ने बड़ी अर्करेजी से उन तमाम बद इंतजामियों की निशानदेही की है मिसालों के साथ, जो इलेक्शन कमीशन को ठीक से करना चाहिए था काम और उन्होंने नहीं किया। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास तो अपने पोलिंग स्टाफ को ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं है, अपने अमले को ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं है, आरओज अपनी मर्जी से काम करते रहे, उनको कोई ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग के अंदर जो कमियां थी उस कमीशन ने उसकी तरफ निशानदेही की थी। इलेक्शन कमीशन के पास अपना रिकॉर्ड रखने का कोई इंतजाम नहीं है, अपना वेयर हाउस तक नहीं है, वो ट्रेजरी के महकमा माल के गोदामों के अंदर सामान रखते हैं, जब चेक करना पड़ता है तो वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो इस तरह की। लेकिन अहमद साहब, जितना वक्त बच गया है, अगर हम इंक्वायरी कमीशन से भी गाइडेंस हमने ले ली है, हमने नया ड्राफ्ट भी बना लिया, हम उसकी कानून साजी भी कर रहे हैं, तो जितना वक्त बच गया ये सब हो जाएगा मई से पहले? अगर ये अगले सितंबर यानी इस साल सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप ये कानून साजी कर लेते हैं तो फिर हमारे पास अगर इंतखाबात जुलाई में होने हैं या उसके करीब करीब उससे पहले होने हैं तो फिर उनके पास तकरीबन इतना टाइम होगा, 6 महीने का वक्त चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ जो क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आर्टिकल 62, 63, बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा है कि इसके हवाले से भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इस एस्पेक्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत एम्बिग्विटी, बहुत इबहाम पाया जाता है। वो क्यों है, तज्ज़िया निगार से पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। तारिक सुहेल साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पार्लियामेंट में तो अभी तक उस तरह से डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन लिखा इस पर बहुत किया गया है कि 62, 63 आर्टिकल के तहत जो क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करने के क्राइटेरियाज़ हैं उनको शायद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, शायद मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मुतय्यन अल्फाज ना होने की वजह से यहाँ काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। वैसे में बाय द वे मीर साहब ने कहा ना, इंतखाबी अखराजात की हद जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, तो फिर तो जनाब मेरा ख्याल है 40 लाख भी नहीं है, 2 अरब रुपए होने चाहिए कम से कम 2 अरब। इसलिए मैंने कहा कि अखराजात पार्टी को करने कम से कम 2 अरब रुपए होने चाहिए, तब कहीं जाकर पूरा। अच्छा, ये वो तो लाहौर के इलेक्शन में हुआ था ना, जिसका किसी ने कहा कि इलेक्शन इतने महंगे हो गए हैं, हम लड़ने का सोच सकते हैं। वरना हल ये है कि अखराजात पार्टियां करें, अफराद कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा दी जाए, कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आप बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते, इस तरह करेंगे तब। अच्छा, ये जो 62-63 का मसला, तो उसमें सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि कैसे साबित करेंगे कि फ़लाँ चीज़ फ़लानी झूठ का। मसलन इंतखाबात में, यहाँ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी यही होता है कि एक उम्मीदवार ये कहता है कि जनाब मैं आकर तकदीर बदल दूँगा, तो 5 साल के बाद उससे पूछा जा सकता है कि आपने तकदीर तो नहीं बदली, आप तो नाअहल हो गए। इसी तरह बहुत सी बातें की जाती है, जनाब मैं रोज़गार का मसला हल करूँगा, मैं ये सड़क बना दूँगा, वो नहीं बनती। तो झूठ और सच का मयार एक तो सख्त पैमाना है इस्लाम का, उसमें तो जनाब झूठा साबित करने के लिए, किसी मामले पर बददियानत या खाइन साबित करने के लिए आपको ऐसे 4 गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके बारे में ये गवाही मौजूद हो कि ये सच्चे लोग हैं। वो कहाँ से लेंगे आप? इसलिए ये 62 लोगों ने खुद इतराफ़ किया होता है, ये 62-63 किया है जो इस शिक में आता है, छूट जाते हैं। तो 62-63 का जो इस्तेमाल है वो हर कोई अपनी मर्ज़ी से करता है। और फिर यहाँ कानून सिर्फ 62-63 नहीं, पूरा कानून ही ऐसा है। एक उम्मीदवार के खिलाफ रिट दायर होती है, एक अदालत उसे नाअहल करार देती है, दूसरी उसे फिर अहल करार दे देती है, तीसरी उसे फिर नाअहल करार दे देती है। कानून एक है और 4 अदालतें हैं, 4 फैसले। खालिद मसूद साहब, मैं चाहती हूँ व्यूअर को थोड़ा एजुकेट करें कि आर्टिकल 62, 63 की
में ऑब्सनिटी की डेफिनेशन या सही गलत की डेफिनेशन की इंस्पिरेशन हम कहाँ से लेते हैं? हम कैसे ये इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ गलत है या सही है? क्योंकि अब इसमें बहुत क्रेडिबल लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस पर लिख रहे हैं कि ये इसको हम बहुत इमेच्योरली हैंडल करते हैं दोनों आर्टिकल्स को। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 62-63 है ये मतलब इतनी ढीली ढाली है कि इसमें फंसाना चाहें तो आप इसमें जो दुनिया का शख्स है जो आप चाहें जिसको इसमें फंसा लें, और अगर बरी करना चाहें तो आप जिसको चाहें बरी कर दें। ऐसा ही है बिल्कुल, मतलब उसकी कोई एक्चुअली तशरीह ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि असल बात जैसे अब्दुल्ला तारिक साहब ये भी कह रहे थे कि इसकी तशरीह और इसकी जो वजाहत है उसमें इतनी बड़ी शायद चीज़ें खराबियाँ नहीं छुपी हुई। प्रॉब्लम ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, केस टू केस डिफरेंट है, कोर्ट टू कोर्ट डिफरेंस है। मैं आपको मिसाल दे रहा था, उसमें तो दरमियान में वक्फा आ गया था। देखें, जमशेद दस्ती ने कहा कि मैंने तशरीह पढ़ी है, तफसीर पढ़ी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, कुरान करीम की। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि आप रिज़ाइन करते हैं या मैं आप पर केस चलाऊं जो है जाली डिग्री का। जमशेद दस्ती रिज़ाइन दे के अदालत से भाग गया। उसके बाद वो 2 बार मुंतखब हुआ है और अदालत में मतलब जो केस था वो जो अभी भी चल रहा है उसके खिलाफ मेरा ख्याल है उज़रदारी का वो केस चल रहा है। तीसरा टेन्योर है उसका, वो जो एज ए मेंबर नेशनल असम्बली भुगता रहा है। इसी तरह जो था जाली डिग्री पे नज़ीर जट था बुरे वाले से, उसको सारी उम्र के लिए नाअहल करार दे दिया और वो अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 2 शनाख्ती कार्ड पर मुल्तान से जो अब्दुल वहीद अराई थे, ये अपना जेल खाना जात का सूबाई मिनिस्टर भी था, वो सारी उम्र के लिए नाअहल हो गया। और अब्दुर्रहमान कांजू जो लोधरा वाला है उसकी 2 शनाख्ती कार्डों वाली जो रेट थी वो खारिज हो गई है, उसके हक में फैसला हो गया है। ये जाली डिग्री पर जो जाली ऐसी ऐसी के इदारे ने लिख के दिया जो डिग्री जारी करने वाले ने कि ये हमारी डिग्री नहीं है, और 3.5 साल के बाद गफ़ार डोगर का अदालत ने ये कह दिया कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम है जो इस वक्त अदालतों में अदालत टू अदालत, पर्सन टू पर्सन और केस। खालिद मसूद साहब, आपने इतनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दी, मैं आपने इतनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दी कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करना चाहती, मैं चाहती है आपकी एग्जांपल्स व्यूअर ठीक से सुने। लेकिन सर मुझे ये भी बता दें कि इसको कौन ठीक करने के लिए कौन पहला कदम उठाएगा? ये आर्टिकल 62, 63 पे सिर्फ राइटर्स हैं जो अभी आवाज़ उठा रहे हैं। कौन सी पार्टी, कौन सा इंस्टीट्यूशन इस पे काम करे? बीबी देखें, ये काम है पार्लियामेंट के कि वो ये तय करे कि किस चीज़ को किस चीज़ ने डील करना है और वही चीज़ वो डील करे उसको। हमारे यहाँ पहले तो ये बात फॉर्म तय नहीं है, फॉर्म तय नहीं है। जो तय है वो उसके जब उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसका कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और असल बात इन इलेक्शन की बातों पे आप जब कर रहे हैं तो एक मैं ये बता रहा हूँ कि एक अजीबोगरीब और एक बहुत बड़ा, पंजाबी में एक लफ्ज़ है कड़मस, अभी एक बड़ा कड़मस मचने वाला है। अब इसका मतलब भी बता दें क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं आता होगा। बीबी या कड़मस समझाया नहीं जा सकता, ये बस ये मैस क्रिएट बड़ा होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि इसकी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा मैस है। बीबी इसकी ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं है, सिर्फ समझा जा सकता है इसको। ठीक है सर, समझा दिया जी। देखो सर, ये सर मुझे मेरे पास 2 मिनट है। हो क्या रहा है? जी मैं आपको सिर्फ एक बात बता करते हैं, अब ये मर्दमशुमारी हो रही है, ये आबादी जब ज़्यादा होगी ये हल्के बढ़ेंगे, इसके लिए जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, वहाँ तरमीम होगी, सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की, उस पर हल्का बंदियाँ होंगी, इंतखाबी उम्मीदवारियां होंगी। सर मुझे वेरी शॉर्टली, आई एम सॉरी टू कट यू सर, कि इलेक्शन होता नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, वेरी शॉर्टली इरशाद अहमद साहब, ये 62 होता नजर नहीं आ रहा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू खालिद। फारसी में कहते हैं खुए बदरा बहाना बिस्यार। पहली बात तो ये है कि ये कानून बिल्कुल वाज़े है, इसमें किसी किस्म को इबहाम नहीं है। एक शख्स अपनी गलत रिटर्न दाखिल करता है FBR में, क्या वो झूठा साबित नहीं हो रहा, गैर अमीन साबित नहीं हो रहा? उसके लिए मज़ीद किस सबूत की ज़रूरत है, किस तशरीह की ज़रूरत है? एक शख्स जो है जाली डिग्री पर मुंतखब हो जाता है, वो साबित हो गया कि झूठा है, उसके लिए अब मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत कहाँ से आ गई? कौन तशरीह आगे करेगा? एक शख्स है अपने असासे डिक्लेयर करता है, वो गलत साबित हो जाते हैं, वो जुर्म है, FBR के कानून के तहत भी वो जुर्म है और सादिक अमीन के उस पर भी पूरा नहीं उतरता।
असल में हम करना कुछ नहीं चाहते। जिस तरह खालिद मसूद साहब ने अच्छी मिसाल दी कि एक जगह पे जो है एक आदमी को हमेशा के लिए नाअहल करा दिया जाता है, दूसरी जगह पे केस डिस्मिस कर दिया जाता है। फ्यू सेकंड्स वेरी शॉर्टली सर, ये इसमें इसको इब्हाम इसका क्लियर होगा या ये मजीद कंफ्यूज आर्टिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग जो करते हैं, ऑब्सिनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये हमारी मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स के लफ्ज़ हैं और सादिक व अमीन को मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअलिज्म के हवाले से देखना चाहते हैं। पहले क्लैरिटी करें, ये दीन की इस्तिलाहें हैं और इसका मतलब कोई छुपा हुआ नहीं है, और अगर ये लफ्ज़ ना बोले जाएं और उसकी जगह कोई ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस का लफ्ज़ बोल दिया जाए जो मगरब में बोले जाते हैं, शायद किसी को कोई तराज पैदा नहीं होता। और कुछ बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।